हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेल टेल पॉडकास्ट की मेज़बान रंजीत पवार। जून की तिल मिलाती गर्मी का कैसे सामना कर रहे हैं आप सब? गर्मी से ध्यान हटाने के लिए एक बढ़िया सी कहानी सुनने से बेहतर और क्या हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई एक मकबूल कहानी, उसने कहा था। अगर आपको याद हो तो 1960 में इसी नाम से एक फिल्म भी बनी थी जिसमें नंदा और सुनील दत्त ने काम किया था। तो आए सुनते हैं कहानी, उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध बताते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखें ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींध कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर का गुस्सा, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी, बचो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह बनाते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीण जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। इसका अर्थ है कि तू जीने के योग है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथनी से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की शर्मा कर भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा।
राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना सर्दी और बारिश और बर्फ ऊपर से। पिंडलियां तक कीचड़ में धसी हुई हैं। ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छुपे रहते हैं। लैना सिंह, और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सहारा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन में एक पलक नहीं चेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जन्मों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के घोड़े और संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लैना सिंह बोले, पर क्या करें, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूरज निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की सोते हुए बावलियों से पानी झर रहा है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी, उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लैना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार खारी संगत में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पांदा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी दे खरबूजिया में भी पानी दे दे। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 कुमा ज़मीन यहीं मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। पाबी होरों को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली में? और चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होंठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम बीमार न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा फिक्र मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई हैं? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, चलो कुछ गाओ। दिल्ली शहर ते पिशौर नूं जांदीए, कर लेना लौंगां दा वपार अड़िए। कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, लाना चटाका कदूए नूं।
कद्दू बनिया मज़ेदार गोरिए हुण लाना चटाका कद्दूए नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़े हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लैना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा, क्या है? पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो पुत्र, कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छुट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे तो गर्मी लगती है, देखो पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेम बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। लैना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ। यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा सिर्फ कथा ही थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुक्म हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म सर। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लैना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक ही दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है, पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी देखी न थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सर आ गया था ना? आपने कहा था ना कि रेजिमेंट के मेस में लगाएंगे। पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लैना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा।
अब उसे संदेह नहीं था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लेना, क्या क़यामत आ गई है? ज़रा आंख तो लगने दी होती। होश में आओ, क़यामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लप्टन साहब यहाँ तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सौरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आएं। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के। देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं। ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहणा सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकाली सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहणा सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहणा सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहणा सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह मीन कोट कहते हुए चित हो गए। लहणा सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की बेहोशी हटी। लहणा सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह भी सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते। लहणा ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहणा सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माजे का लहणा इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आँखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के तवीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज अब जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहणा की जांघ में गोली लगी। इधर लहणा की हेनरी मार्टिन के 2 फायर ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बूढ़ा चिल्लाया, क्या है? लहणा सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहणा ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8 और वे 70।
अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैणा सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक और ध्वनि, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाली सिखां दी फौज आई और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन करहा रहे थे या मर गए थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लैणा सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर भी न हुई कि लैणा को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया और खूबसूरत हवा चलने लगी। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही जब मैं दौड़ दौड़ सूबेदार के पीछे भागा। सूबेदार लैणा सिंह ने सारा हाल सुन कागजात पाए और उसकी तुरंत बुद्धि को सराहा। उसने कहा कि आज तू ना होता लैणा सिंह तो हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरों में लाश रखी गई। सूबेदार ने लैणा सिंह की जांघ में पट्टी बांधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। उसे गाड़ी में लिटाया गया। लैणा को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लैणा ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं, देखते नहीं मैं कैसे खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख दिया। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैणा का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लैणा लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मौत के कुछ समय पहले याददाश्त बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैणा 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिलती है। जब वह पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो लड़की ने कहा, हाँ, कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैणा को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैणा सिंह नंबर 70 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की लड़की का ध्यान ही ना रहा। न मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं।
7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमों की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर से होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार वेड़े में से निकलकर बाहर आया। बोला, लहना, सूबेदार ने तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानते हैं? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? दैट कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में? भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा। सपना चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक पलटन क्यों ना बना दी जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। मैं भिक्षा मांगती हूँ, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी अंदर चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा। लहना का सिर अपनी गोदी में लिटाए वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ, अब ठीक है। वीरे, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 17वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 70 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह।